हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं 24 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश पीएससी की एग्ज़ाम है। मध्य प्रदेश पीएससी को टारगेट करते हुए हम एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसका यह पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम यूनिट 10 को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं हैं। इस वीडियो में हम आज भारतीय निर्वाचन आयोग को टारगेट करेंगे। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं जितेंद्र गुप्ता। माई यूट्यूब चैनल नेम इज जीतू सर इंदौर। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव करना, लोकसभा सदस्य द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव करना, राज्यसभा सदस्य द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जनता द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव करना। आपका सही आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, उसके पहले आप लोग समझ लीजिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होता क्या है। जब जनता द्वारा सीधे चुना जाता है किसी व्यक्ति को तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम हमारे विधायक को चुनते हैं तो हम डायरेक्टली वोट डालने जाते हैं। हम हमारे सांसद को चुनते हैं तो उसको वोट डालने के लिए हम जाते हैं, तो उसको बोला जाता है प्रत्यक्ष चुनाव होना। तो जनता के द्वारा जब सीधे वोट डाला जाता है वो प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। दूसरा को अपना हो जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन या अप्रत्यक्ष चुनाव करना। इसका अर्थ होता है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाना। जैसे कि हमने अपना विधायक चुना, वो क्या करेगा, वो अपना वोट हमारी तरफ से डालेगा और दूसरे प्रतिनिधि को चुनेगा। जैसे कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें हम वोट नहीं डालते, लेकिन हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो उसमें वोट डालते हैं और हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी ऐसे ही होता है। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और जो विधायक होता है, सांसद होता है, हमारे नगर निगम के जो महापौर होते हैं, इन सब का जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्टली जनता के द्वारा उनको चुना जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है, उपचुनाव कब करवाया जा सकता है? उपचुनाव कब करवाया जा सकता है? आपका ऑप्शन है सीट खाली होने के 6 महीने के अंदर, सीट खाली होने के 12 महीने के अंदर, सीट खाली होने के 3 महीने के अंदर, या किसी भी समय उपचुनाव करवाया जा सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा किसी भी समय उपचुनाव करवाया जा सकता है। संविधान में या फिर किसी भी अध्यादेश में ऐसा नहीं बताया गया है कि कोई भी अगर सीट खाली होती है तो उसका उपचुनाव इतने दिनों में करवाना है। आप कभी भी उपचुनाव करवा सकते हैं, वो डिपेंड करता है निर्वाचन आयोग के ऊपर कि वो कब उपचुनाव करवाना चाहता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए, ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए के सुंदरम, ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर डी सुनील अरोरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओम प्रकाश रावत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें बी, ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए थे? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए थे? सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए थे? भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए थे? आपके ऑप्शन है के सुंदरम, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन सी SP सेन वर्मा, ऑप्शन डी टी स्वामीनाथन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए के सुंदरम आपके दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? हमने 3 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है निर्वाचन आयुक्त से संबंधित कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, और अब हम पढ़ रहे हैं कि भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो आपके ऑप्शन है नवीन चावला, डॉक्टर नसीम जैदी, BB टंडन और सुशील चंद्रा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें सुशील चंद्रा भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने किसका स्थान ग्रहण किया या किसके पद को ग्रहण किया? मतलब कि इसके पहले कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे? तो आपके ऑप्शन है VS संपत, ओम प्रकाश रावत, डॉक्टर नसीम जैदी, ऑप्शन डी सुनील अरोरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी सुनील अरोरा। सुनील अरोरा भारत के 23वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, और जो सुशील चंद्रा है भारत के
24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपका है, निर्वाचन आयुक्त एवं प्रादेशिक आयुक्त की सेवा शर्तें व पदावधि का निर्धारण कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है, संसद के द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारण किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, या भारत का संविधान इनका निर्धारण करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग का वर्णन तो दिया गया है, लेकिन इनके सेवा शर्तों का वर्णन और इनकी पदावधि का वर्णन भारत के संविधान में नहीं दिया गया है। यह कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है। किसकी अनुशंसा के आधार पर? संसद के द्वारा इसको तय किया जाता है और राष्ट्रपति इसको तय कर देता है, मतलब कि नियुक्त कर देता है, मतलब राष्ट्रपति का आदेश अंतिम आदेश माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों का आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह दल होता है जिसने कुल वेद मतों का 6% प्राप्त किया हो। क्वेश्चन समझिएगा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह दल होता है जिसने कुल वेद मतों का 6% प्राप्त किया हो। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए एक राज्य में किया हो, ऑप्शन नंबर बी 2 राज्यों में किया हो, ऑप्शन नंबर सी 4 या अधिक राज्यों में किया हो, और ऑप्शन नंबर डी कम से कम 6 राज्यों में किया हो। दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 या इससे अधिक राज्यों में इसका 4 या अधिक राज्यों में उन्होंने 6% से अधिक वेद मतों का हासिल किया हो, तब वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाता है। और राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन इसका निर्धारण करता है? तो भारत का चुनाव आयोग इसका निर्धारण करता है कि कौन सा राज्य राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम बढ़ते हैं आगे कि वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो आपके सही आंसर हो जाएगा, इन ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए 10 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, 2 हैं, 6 हैं या 8 हैं। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा 8 जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है भारत में वर्तमान में। चलिए दोस्तों, हम अभी लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं भारत में। तो आपकी लिस्ट इस प्रकार है कि भारतीय जनता पार्टी पहला राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी तृणमूल और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये जो है भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इनका इनको मान्यता कौन प्रदान करता है? भारत का निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। वो कब प्रदान की जाती है? जब यह 4 या इससे अधिक राज्यों में 6% वेद मतों का प्राप्त कर लेते हैं, तब इनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, इसकी लिस्ट आप लोग याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। भले ही वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा फेमस हो, फिर भी वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं होगा। हो सकता है ऐसा। अभी जैसे कि क्वेश्चन आ रहा है आपका अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न राजनीतिक पार्टियों में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर सी आम आदमी पार्टी, ऑप्शन नंबर डी नेशनल पीपुल्स पार्टी। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी आम आदमी पार्टी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा फेमस तो है, लेकिन अभी तक वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं बन पाई है, क्योंकि केवल वो दिल्ली में ही अपनी सरकार बना पाई है। दूसरे राज्यों में उसको 6% वेद मतों से भी कम मत प्राप्त हुए हैं, तो वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं बन पाई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका आता है, संसद सदस्य की अयोग्यता संबंधित विवाद पर निर्णय कौन देता है? आपके ऑप्शन से राष्ट्रपति, आपका ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति, ऑप्शन डी हो जाएगा संबंधित राजनीतिक पार्टी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा इसका निर्णय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की प्रकृति किस प्रकार की है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की प्रकृति किस प्रकार की है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका संवैधानिक प्रकृति का है, ऑप्शन बी हो जाएगा सांविधिक निकाय है, ऑप्शन सी हो जाएगा कार्यकारी निकाय है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस सभी प्रकार का निकाय है। तो ऑप्शन डी तो किसी काम का ही नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा ये संवैधानिक प्रकृति का है। किस प्रकार की प्रकृति का है? संवैधानिक प्रकृति का है। इन शब्दों को समझिए दोस्तों। संवैधानिक प्रकृति का होना मतलब कि जिस
का वर्णन संविधान में दिया है तो उसको कहा जाता है संवैधानिक निकाय। ठीक है, जिस निकाय का वर्णन संविधान में दिया गया है, जैसे कि वहाँ भारतीय निर्वाचन आयोग, इसका वर्णन संविधान में दिया गया है, लोक सेवा आयोग, इसका वर्णन संविधान में दिया है, तो ये सारे आयोग क्या कहलाएंगे? संवैधानिक निकाय कहलाएंगे। लेकिन जिनका वर्णन संविधान में ना दिया गया हो और विधायिका के द्वारा एक अध्यादेश जारी करके इनका निर्माण किया गया हो, उसको कहा जाता है सांविधिक निकाय। क्या कहा जाता है? उसको सांविधिक निकाय कहा जाता है। दोस्तों, कार्यकारी निकाय क्या होता है? जो तत्कालीन सरकार होती है उसके आदेश पर बिना किसी अध्यादेश के जिस निकाय का निर्माण किया जाता है वो कार्यकारी निकाय कहलाता है। जैसे कि हमारा नीति आयोग जो है, नीति आयोग जो है वो एक प्रकार का कार्यकारी निकाय है और उसको भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उस सरकार के एक आदेश के द्वारा उसका निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, तो वो कहलाता है कार्यकारी निकाय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? आपके ऑप्शन है भाग 14, भाग 15, भाग 5 या भाग 6 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाग 15 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। तो भाग 14 में क्या किया गया है सर? भाग 14 में यूपीएससी का वर्णन किया गया है। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। तथा भाग जो 6 है इसमें बताया गया है राज्य का वर्णन, राज्यों का वर्णन इसके अंतर्गत बताया गया है भाग 6 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 14 नंबर का, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 308 से लेकर 323, अनुच्छेद नंबर 320 से लेकर 329, अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर 329 या अनुच्छेद नंबर 148 से लेकर 151। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 308 से लेकर 323 तक यूपीएससी का वर्णन दिया गया है और अनुच्छेद नंबर 148 से लेकर 151 में सीएजी का वर्णन दिया गया है। किसका वर्णन दिया गया है? सीएजी का वर्णन दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, किस संविधान संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन 1976, 61वां संविधान संशोधन 1989, 86वां संविधान संशोधन 2002, 52वां संविधान संशोधन 1985। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कुछ संशोधन किए गए थे, जिसमें प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़ दिए गए थे, और 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था उसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई थी। 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ वो दल बदल कानून से संबंधित था। दल बदल कानून के अंतर्गत जब कोई पार्टी अपनी पार्टी से चुनाव लड़के किसी दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाती है उसको कहा जाता है दल बदल कानून। तो इसके अंतर्गत एक अनुसूची लाई गई थी जिसको 10वीं अनुसूची कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सी अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, तथा 52वां संविधान संशोधन 1985 जो है वो भी दल बदल कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा मंत्रालय भारत के निर्वाचन आयोग के नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है? कौन सा मंत्रालय भारत के निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, और आपका ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत के निर्वाचन आयोग के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं कौन है? तो आपके ऑप्शन है मनमोहन सिंह गिल, आर के त्रिवेदी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, बी.पी. टंडन। ये इनमें से कौन से जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में भी रहे हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी न्यायाधीश के रूप में रह चुके हैं। लोकसभा एवं विधानसभा के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 324, अनुच्छेद नंबर 325, अनुच्छेद नंबर 326, अनुच्छेद नंबर 327। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद नंबर 326, जो कि आंसर नंबर सी है। अनुच्छेद नंबर 326 वयस्क मताधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 324 जो है आयोग की स्थापना के बारे में इसमें कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 325 में बताया गया है कि नामावली तैयार करने में किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद नंबर 327 में बताया गया है संसद की कानून बनाने की शक्ति।
आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? आपके ऑप्शन है 25 जनवरी 1952, 25 मार्च 1952, 25 जनवरी 1950, 25 मार्च 1950। आपका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के गठन का वर्णन किया गया है? जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, आपके ऑप्शंस हो जाएंगे आर्टिकल नंबर 323, आर्टिकल नंबर 324, आर्टिकल नंबर 325, आर्टिकल नंबर 326। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 324 में इसका वर्णन दिया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? तो आपके ऑप्शन है S.Y. कुरैशी, डॉक्टर नसीम जैदी, J.M. कुरैशी और S.P. मुसरान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए S.Y. कुरैशी। डॉक्टर नसीम जैदी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, लेकिन वो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं थे। J.M. कुरैशी के बारे में जान लेते हैं। J.M. कुरैशी यूपीएससी के फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष रह चुके हैं। यूपीएससी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे, लेकिन S.P. मुसरान जो है MPPSC के अध्यक्ष रहे हैं, MPPSC के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 2012 में, 2011 में, 2009 में या 2008 में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2011 में प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका आता है, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या में कमी या वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त में, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा? तो इसका कौन इसका निर्णय ले सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति इसका निर्णय ले सकता है। लेकिन क्या करता है, इसमें संसद का भी एक भाग होता है, लेकिन अंतिम जो निर्णय होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भारत में पहली बार पिंक बूथ की स्थापना करवाई थी या शुरुआत की थी? तो आपका सही आंसर इसके बताना है आपको। आपके ऑप्शन है अचल कुमार ज्योति, सुनील अरोरा, सुशील चंद्रा, डॉक्टर नसीम जैदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नसीम जैदी, ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर नसीम जैदी 2015 से लेके 2017 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे और इन्होंने 2015 में ही पिंक बूथ की स्थापना करवाई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन हैं 1950, 1926, 1927, 1930। आपका सही आंसर हो जाएगा बी वाला 1926। 1926 में भारत में पहली बार महिलाओं को भी मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है कि मत देने का अधिकार भारत में किस प्रकार का अधिकार है? आपके ऑप्शन से मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकार? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में मत देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वें नंबर का, वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य आयुक्तों की संख्या कितनी है? एक मैंने आपको बताया, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं जिनकी संख्या हमें पूछी गई है। तो बताइए आपके ऑप्शन से 2, 3, 4 या 5? आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या कितनी है? इसमें 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा का कार्यकाल कब शुरू हुआ? तो आपके ऑप्शन से 13 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2021, 13 जुलाई 2020, 13 जुलाई 2021। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 2021 को इनका कार्यकाल की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितने वर्ष की होती है? तो आपका ऑप्शन से 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो होती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी पदावधि होती है। या तो 6 वर्ष हो जाए उनकी कार्य करते करते, या फिर उनकी अधिकतम उम्र कितनी हो सकती है? 65 वर्ष हो सकती है। इससे अधिक वो कार्य नहीं कर सकते।